कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अविनाशी रिलेशन फॉर लाइफ, सहेली ज्वेलर्स रायपुर दुर्ग, उर्मिला हॉस्पिटल, आयुष्मान भवः, साधुराम प्रहलाद, राय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पीआरए ग्रुप सूरजपुर, कलिंगा यूनिवर्सिटी, मैथ्स यूनिवर्सिटी पीहू, एक आवाज, मां भारती विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अविनाशी रिलेशन फॉर लाइफ, सहेली ज्वेलर्स रायपुर दुर्ग, उर्मिला हॉस्पिटल, आयुष्मान भवः, साधुराम प्रहलाद, राय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पीआरए ग्रुप सूरजपुर, कलिंगा यूनिवर्सिटी, मैथ्स यूनिवर्सिटी पीहू, एक आवाज, मां भारती विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर। रामदास द्रौपदी फाउंडेशन सेवा प्रमोद धर्मा। लोकसभा चुनाव के संबंध में कई मुद्दे जो जनता के जुबानी काफ़ी चर्चाओं में हैं और रायपुर के भाटा गांव चौक पे हम मौजूद हैं। इस चौक को देखिए कि यहाँ पे जो बोर्ड लगा है उसमें स्लोगन क्या है, स्वच्छ रायपुर सुंदर रायपुर। देख, किसी भी शहर के विकास के जो मापदंड होते हैं वो चमचमाती सड़कें, पानी, बिजली की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो, गगनचुंबी इमारतों से भी शहर के विकास को समझा जाता है। तो बहरहाल ये तो तमाम मापदंड है, लेकिन जब भी विकास की बात होती है, विकास के मापदंड को समझा जाता है तो गगनचुंबी इमारतों को तो हमने देखा, स्वच्छ रायपुर सुंदर रायपुर की भी चर्चा होती है, लेकिन चाय पे चुस्की के साथ राजनीतिक चर्चा हो तो और भी खास हो जाता है। तो एक पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है जो चाय पे अमूमन चर्चा करती है कि राजनीति गलियारों में किन मुद्दों पे किस तरह की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले मैं प्रकाश जी से शुरुआत करूंगा। प्रकाश जी ने चाय की चर्चा को रखा है। प्रकाश जी, अमूमन ये देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां चाय पे चर्चा करती है, बहुत सारे मुद्दों पे बात की जाती है, जो मुद्दे रिलेवेंट होते हैं, चुनाव से संबंधित होते हैं। और आज जिन मुद्दों पे मुझे लगता है कि बात होगी वो निश्चित तौर पर बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र है। लेकिन मैंने आज जो शुरुआत की इस थीम की कि एक तरफ गगनचुंबी इमारतें, सुंदर शहर, साफ सड़कें, चमचमाती सड़कें, ये विकास का मापदंड है। और देखिए ये कचरा गाड़ी भी आ गया, जिस कचरा गाड़ी से शहर का कचरा साफ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चुनावी माहौल है, चुनाव की गर्मी तो है ही, साथ में मौसम भी अपना प्रकोप दिखा रहा है। और चाय एक ऐसा कहा जाए कि राष्ट्रीय पेय है हमारे देश का, कि चाय की दुकान पे अक्सर राजनीतिक चर्चाएं हमने भारत के कोने कोने में देखी हैं। आप किसी भी कोने में जाइए देश के, आपको चाय की दुकान एक ऐसी जगह मिलेगी जहां पे हर वर्ग का व्यक्ति आता है, हर जाति का व्यक्ति आता है और वो अपने प्रदेश, अपने मोहल्ले, अपने देश के बारे में जो राजनीतिक चर्चाएं हैं उसमें वो सहभागिता करता है, वो अपने अपने राय व्यक्त करता है। तो आज हमने भी सोचा कि क्यों ना ऐसी ही जगहों पे एक आम लोगों की राय ली जाए कि एक आम व्यक्ति क्या सोचता है। और नॉर्मली चाय की दुकान पे वो अपनी विचारों की अभिव्यक्ति खुल के करता है, क्योंकि चाय की दुकान पे वो अखबार पढ़ता है, वो आजकल टेलीविजन नेटवर्क, इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल पे उपलब्ध है। तो अभी मैं आपके आने से पहले ही साधना न्यूज ये लोग देख रहे थे, उसमें जो घोषणा पत्र है दोनों ही पार्टियों के, उसके बारे में भी चर्चा हो रही थी। तो इनसे ही चर्चा कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये चर्चा भी काफी महत्वपूर्ण है। घोषणा पत्र आपने दोनों पार्टियों को देखा, दोनों पार्टियों को घोषणा पत्र से क्या लगता है, कौन से वादे पूरे होंगे, कौन से वादे पूरे नहीं होंगे? मोदी जी की गारंटी पूरी होगी। और पहले मेरे को जवाब ये दे दे कि सालाना जो 1 लाख रुपए देने की बात हुई है वो कहां से आएगी। यहाँ तो 1000 रुपए देने में हालत खराब हो गई है, 1 लाख रुपए जो सालाना देना है वो कहाँ कांग्रेस पार्टी लाएगी, ये बता दे। चलिए, आपको लगता है कि चाय में ज्यादा मिठास हो गई है तो कांग्रेस की घोषणा पत्र में ज्यादा मिठास है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो ये तो सिर्फ चुनाव विचारों का चुनाव है, अपने संस्कारों का चुनाव है, क्योंकि सबको पता है कि वादे कहना एक अलग बात है और उनको पूरा कर पाना एक अलग बात है। मुद्दा ये नहीं है कि वो हमें क्या प्रलोभन दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज जो कह रही है उनको सोच समझ कहना चाहिए। आज उनकी इन बातों से न कि उनसे लोग जुड़े हैं बल्कि और टूटे हैं, क्योंकि जनरल सी बात है, अगर आप 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ देश बेचा जाएगा, इसके सिवा और कुछ नजर नहीं आता है मेरे को। और ये सिर्फ विचारों की राजनीति है। इंसान अगर सोचे कि हमारा खुद के विषय में अगर सोच रहा है वो,
तो वो बिल्कुल इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन जो इंसान देश के लिए, अपने धर्म के लिए अगर सोचता है तो 100% बीजेपी को पूर्ण बहुमत और इस बार 400 पार। आपको अंधभक्त कह दिया जाएगा मोदी जी? अंधभक्त के मैं, आप सही के साथ रहिए ना, आप सही के साथ हैं तो बिल्कुल बीजेपी के साथ। आप सही के साथ है तो बीजेपी के साथ, ये आपका कहना ठीक है, आपके विचार है। लेकिन आप ये देखिए कि एक समय चुनाव में 15 लाख रुपए आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, इसको लेकर कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है, नौकरियों को लेकर आरोप लगाती है। जो पार्टी फोकट में बांट के जो घोषणा करती है, फोकट में बांटना है और फोकट में पार्टी फोकट में नहीं बांट। सीधा बात, मैं बात करता हूँ कांग्रेस की। आज तक, आज आजादी के बाद से अभी तक इन लोग ने सत्ता पे राज किया है सिर्फ इस कारण से कि उन्होंने लोगों को फोकट में दे देते कि आदमी को काम नहीं करने के लिए मजबूर किया और निकम्मा बना दिया। आज 10 साल के राज में, मोदी राज में खासकर मैं बात करूं तो हर तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करो, अभी अगला पंचवर्षीय में आपके एजुकेशन नीति में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, अब हम चाय की टपरी में बैठे हैं, 10 साल पहले ऐसा था कि हम चाय पीते थे, कप को कहीं भी फेंक देते थे। आज मानसिक परिवर्तन आया, हम कप को फेंकने के लिए एक डस्टबिन का खोज करते हैं। लेकिन अभी भी वो परिवर्तन नहीं आ पाया, नाली में देखिए कचरा आज भी फेंके जाते हैं। देखिए हम तो जागरूक नागरिक हैं, हम तो डस्टबिन का ही इंतजार, मतलब सामने देखते हैं तभी डालते हैं, कहीं भी नहीं फेंक देते। ये मानसिक परिवर्तन, और जब तक मानसिक रूप से आदमी परिवर्तित नहीं होगा तब तक उसका खुद का जीवन परिवर्तन नहीं होगा, ना ही देश का परिवर्तन हो सकता। लेकिन आपको इस सोच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, आपको नहीं लगता? ये बिल्कुल आगे बढ़ाने की जरूरत है, और आगे सिर्फ बीजेपी बढ़ा सकती है। जो चोर लोग निकम्मा बना के सत्ता हथियाना चाहते हैं लोगों, मतलब देश का, उन लोग क्या देश को आगे बढ़ाएंगे? उनको तो खुद के खाने के लाले पड़ने वाले हैं अभी। और चलिए, ये तो अब व्यवस्था का विषय है कि क्या स्थिति बनेगी, लेकिन जनता के मूड को हम भापते हैं कि जनता का मूड क्या कहता है इस चुनाव में। क्या मानते हैं इस चुनाव में किस तरह की चीजें करवट लेती नजर आ रही है? इस बार भारतीय जनता पार्टी के और पूरे देश के निगाहें हैं, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में जो किया आज तक कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। आपने जो बोला कि महिलाओं को 1 लाख रुपया कांग्रेस ने घोषणा की है, वो पूरा का पूरा झूठा है। आप भी जानते हैं कि बजट हमारे देश का 45 लाख करोड़ का बजट है। उस बजट से कहीं दुगना 1 लाख रुपया देंगे तो महतारियों को देना पड़ेगा, ये तो झूठा ही होगा। इसलिए आजकल एक शब्द चला हुआ है, कहा यह जाता है कि जो घोषणा ना पूरी हो उसे चुनावी जुमला कह दिया जाता है कि भाई वो तो चुनावी जुमला था जीतने के लिए। खैर मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं देखा हूँ कि देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी जो हमारे 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, आज आप लोगों के, मतलब जो मीडिया वाले के पास ऐसा भी एक गांव नहीं है जो आप लोग तो कहीं से भी जाके ढूंढ के कोई भी उसको निकाल लेते थे गलती को, लेकिन आपके नज़र में एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर बिजली नहीं पहुंचा हो। ये सरकार की सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। हम तो अभी चाहते हैं कि इस बार 400 पार। चलिए, आप चाहते हैं 400 पार, बीजेपी भी यही चाहती है। बीजेपी का आप कार्यकर्ता तो नहीं है? कार्यकर्ता नहीं है, हम एक आम मतदाता है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, हमारा किसी में भी नाम नहीं है। मना मस्तिष्क में लोगों के भी 400 पार का नारा गुजरा है, रिकॉर्ड टूट जाएगा क्या 404 का? नहीं, ऐसा नहीं है। हर बार ना मौका हर किसी को देना चाहिए। पिछले आप किसको मौका देंगे? मौका देखो, मेरा तो है कि बदलाव चाहिए, मतलब हर बार उसी को जिताते जाएंगे तो देश को भी बदलाव के मूड में, बदलाव लोग में आप बदलाव के मूड में दिख रहे हो। क्योंकि 15 साल पहले जो रमन सरकार थी ना, तो वही चोरी ला के लोकसभा की बात कर रहे हैं, ये तो सब। तो बदलाव तो होना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जो आम जनता है, एक ही जन मौका देंगे आप? अब कोई भी पार्टी को हो, जो थोड़ी मौका तो आप सोचे तो होंगे कि इसको मौका देना चाहिए। बहुमत में पार्टी वैसा बोल पाना मुश्किल जाएगा। इंडी गठबंधन है ना, INDI गठबंधन, जिसे घमंडिया गठबंधन कहते हैं मोदी जी। नहीं, मौका तो देना चाहिए हर किसी को, लेकिन अभी किसको देना चाहिए नहीं, बाकी बदलाव आपने मना मस्ती बना रखा होगा ना। नहीं, वैसा नहीं है सर। मौका किसको देंगे? मौका तो अच्छे चला सके किसी न किसी को, तो और खड़े होने का मौका। राहुल गांधी चला सकते हैं? राहुल गांधी चला सकते हैं, ना भी चला सकते हैं, ऐसा है क्योंकि वो उतना गुणवान नहीं हुए उस चीज में। कौन है गुणवान? और भी पार्टी है जो चला सकते। जैसे बता, आप नाम तो बताइए। जैसे वो बता पाना मुश्किल। राहुल गांधी और मोदी के बीच ही सारी चीजें हैं,
लेकिन अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चा की जाए तो नक्सलवाद पे भी काफी कुछ चर्चा हो रही है। अभी नक्सलवाद को लेके खात्मे की बात अमित शाह कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ नक्सल मुद्दे पर काफी जलता रहा है और ऐसे में लोगों के भी मन मस्तिष्क में है कि इस समस्या का हल कैसे हो। नक्सलवाद आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ी समस्या है? हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को बिना मतलब के मारते हैं, काटते हैं, लूटते हैं। इस नक्सलवाद को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा कदम है। इसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को सराहनीय योग्य है। और हमारे देश में जो काम 70 साल में नहीं हो पाया उसको मोदी जी करके दिखा रहा है। और हम अपने परिवार को ही अपना परिवार मानते हैं, लेकिन मोदी जी पूरा देश को अपना परिवार मान रहा है। पूरा देश को अपना परिवार मान के वो कार्य कर रहा है और जो नहीं हो सका उसको भी पूरा कर रहे। इसलिए इस देश में फिर पुनः मोदी सरकार बनना आवश्यक है। चलिए, आप परिपक्व मतदाता हैं क्योंकि आपके बाल भी सफेद है, दाढ़ी भी सफेद भी है, मोदी जी के भी सफेद है, मन भी सफेद हो गए। अच्छा, मन भी सफेद है। तो बहरहाल आपने कई चुनाव देखे होंगे, क्या परिवर्तन आपको लगा पहले और अब में? हाँ, पहले जो वादा करते थे भूल जाते थे, लेकिन अभी जो केंद्र में जो वादा किए हैं सब सरकार पूरा करते हैं और पूरा कर रहे हैं। 15 लाख नहीं आया, लेकिन कांग्रेस कहती है 15 लाख का वादा। 15 लाख का वादा किसका? बीजेपी ने एक समय किया था। अब वो धीरे धीरे आएगा भाई। 15 लाख का वादा तो हमको याद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं हम। एकदम से तो कोई चीज पूरा नहीं हो जाता भाई, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 15 लाख की व्याख्या कर रहे हैं कि 15 लाख का ये जो बात थी वो किस आधार पे कही गई थी? मोदी जी ने 15 लाख की व्याख्या एक की थी, जो विदेशों में काला धन है, यदि वो काला धन आ जाएगा तो देश के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आ सकता है, ये व्याख्या की गई थी। लेकिन कांग्रेस ने इसको उल्टा कर दिया कि हर आदमी को मोदी जी ने 15-15 लाख रुपया भेजने के लिए कहा है, लेकिन वो गलत है। उन्होंने देश की तुलना की थी विदेशी मुद्रा की, कि हमारे विदेश में काला धन इतना कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया आ सकता है। चलिए, चाय आपने पूरी नहीं पी? कुछ ठंडी हो गई। ठंडी हो गई, आपको सुनते सुनते ठंडी हो गई। गर्माहट है, लेकिन चुनाव में बहुत गर्माहट है और एक तरफा जा रहा है बीजेपी की तरफ जी। मैं कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, लेकिन जागरूक नागरिक जरूर हूँ, इसलिए कह सकता हूँ। देखिए, अपोजिशन में जितने लोग बैठे हुए हैं, मतलब इंडी गठबंधन में जितने लोग हैं, सबके ऊपर ना रिकॉर्ड है चोरी का। सब सारे चोर दिखते हैं मेरे को। चोरी की बात आपने कही तो कांग्रेस ये कहती है कि जो चोर होते हैं वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। देखिए, मैं वो सब चीज तो नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी भी मुझे लगता है कि जो अपने बीजेपी में शामिल जिस नेता को कर रही है तो कुछ ना कुछ सोच के ही कर रही होगी। चूंकि मैं नेता नहीं हूं तो इस मुद्दे में बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन हम तो बटन कमल का ही दबाने वाले हैं, इतना तय है। आप प्रचार प्रसार कर रहे हो? नहीं, मैं देखिए प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत भावनाओं को आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, ये इनका व्यक्तिगत मसला है, ये टेलीविजन से इसका कोई मसला नहीं है जुड़ा हुआ, क्योंकि निर्वाचन आयोग का सख्त हिदायत रहती है कि किसी भी चैनल के माध्यम से इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। तो इनका व्यक्तिगत ये इनका अपना मुद्दा है। चलिए, मैं तो सभी भारतवासियों से कहना चाहूँगा कि किसी के कहने, किसी के बोलने, किसी सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी अंतरात्मा से सोचिए क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अंतरात्मा से सोचना चाहिए। अंतरात्मा की बात उठ के सामने है। अंतरात्मा से आप क्या सोचते हैं? अंतरात्मा से बस मोदी सरकार ही देश की भलाई कर सकता है, बाकी कांग्रेस नहीं दिख रही है भलाई करने की स्थिति में। क्या लगता है कि इस चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं जो काफी खास है, महत्व रखते हैं? अभी से इसमें एक तो मोदी की गारंटी और दूसरा ये जो है राहुल गांधी ने जो 1 लाख रुपए देने की बात किया है, अब इसी दोनों के बीच में चुनाव है। 1 लाख रुपए मिल जाएगा क्या? जो असंभव है जी, कहाँ से लाके देंगे 1 लाख रुपया? आप कुछ बोलेंगे क्या? सब नेता हैं, सब नेता हैं, नहीं पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, पार्टी से जुड़े हुए। कौन सी पार्टी से जुड़े? बीजेपी से। आपको मालूम है कार्यकर्ता है ये? बोले कि हम कार्यकर्ता नहीं, आम मतदाता है। शुरू में तो मतदाता है जी, उसके बाद कार्यकर्ता। अच्छा, नहीं तो ये सभी करें कि हम तो मतदाता है, मत का प्रयोग करेंगे तो मतदाता ना जी। चलिए, चुनाव पे बात करते हैं। इस चुनाव में क्या लगता है आपको, कौन से मुद्दे हावी? हर हर महादेव। आप भी हर हर महादेव कर रहे हैं। चलिए,
हिंदुत्व इस बार लगता है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है, जो बीजेपी का खास एजेंडा है जिस पे चलती है, कांग्रेस लाख कोशिश कर ले कि उस पीच पे जाकर बैटिंग कर, लेकिन कर नहीं पाती बैटिंग। भूपेश बघेल ने भी काफी कोशिश की थी। देखिए दिक्कत क्या है, कांग्रेस का दिक्कत क्या है, कांग्रेस जब जब चुनाव आता है उसके पूर्व ही आत्मघाती हमले खुद ही भी कर लेती है। जैसे अभी हाल ही में राम मंदिर का जो न्योता मिला था, कांग्रेस ने उसे ठुकरा दिया। उसके बाद हाल ही में अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नक्सलियों को शहीद बता दिया। तो इस प्रकार की जो बयान आते हैं, ये बयान कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सेटबैक का काम करते हैं। जब जब चुनाव आता है वो बड़े बड़े नेता इस प्रकार का बयान देते हैं कि उससे कांग्रेस को खुद ही नुकसान हो जाता है। पहले ही देश में एक राममय माहौल हुआ है, धर्म के प्रति लोग बहुत ही आस्तिक हैं और जागरूकता बढ़ी है, और उसका अपरोक्ष या परोक्ष रूप से जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी को ही जा रहा है। इस प्रकार की जन भावना है। तो इस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों को उस प्रकार से रणनीति तय करनी पड़ेगी, और इस प्रकार से बयान देना, जैसे फेक एनकाउंटर है फिर बयान से पलट जाना, ये कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो जनता के दिलो दिमाग में घर कर जाते हैं, और उसके कारण ही इस प्रकार की मानसिकता बनती है जो कि कांग्रेस के लिए वो एक नुकसान का सबक बन जाती है। चलिए, एक फोटो जिसकी काफी चर्चा हो रही है कि चुनाव की व्यस्तता है, रामचंद्र जी का सूर्य तिलक हुआ, मोदी जी फोटो देखते नजर आ रहे हैं, लाइव प्रसारण उसका। देखिए, जो राम को लाए हैं उनको तो हम लाएंगे, लेकिन मोदी जी एक राष्ट्र पुरुष भी हैं और धर्म को भी मानने वाले हैं, तो उनका तो मतलब सौभाग्य ही होगा कि सूर्य तिलक होते हुए भगवान राम को देखें। तो वो हमारा भी सौभाग्य था, हम कल टीवी में बैठे बैठे सामने देख रहे थे। एक चीज और राहुल गांधी के बारे में बोलना चाहूंगा मैं। जैसे आप बोल रहे हो राहुल गांधी वगैरह अपोजिशन का लीडर है, ठीक है, अपोजिशन के लीडर में इतना तो बुद्धि होना चाहिए कि क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, कितने समय बोल रहा है, ये भी तो नॉलेज नहीं है उसको। कल की घटना आपको बता रहा हूँ, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, मैं न्यूज में देख रहा था, उसमें बोलता है कि बीजेपी इस समय 180 से 180 सीट, अरे 180 से 180 ही होगा क्या, 180 बढ़ेगा या कम होगा, मतलब बोल क्या रहा है, गणित भी उसका गलत है कि 180 से 180 सीट आएगी। 180 से 190 बोल सकता था, 185 बोल सकता था, उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलता है 150 सीट आएगा। तो ये मतलब एक विपक्षी दल का जो बड़ा कंफ्यूज खुद ही कंफ्यूज नहीं, वो दिग्भ्रमित भी है, और मुझे लगता है कि उसके जो सलाहकार है ना, उन लोग भी उसको पप्पू ही समझ के उसको ना सलाह देते। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं, जो यहाँ चाय सर्व करते हैं, सबको चाय पिला रहे हैं, गर्माहट आपकी चाय में भी है और राजनीतिक गर्माहट भी दिख रही है यहाँ क्या क्या मुद्दे चर्चा होते हैं आपकी इस टपरी पे? सब तरह के मुद्दे होते हैं, मैंने आर्थिक मुद्दा हो जाता है, राजनीतिक मुद्दा तो यहाँ ज़्यादा चलता है, चाय पे ज़्यादातर राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा चलती है। और ये जो पैसे बांटने वाली जो मुद्दा हैं, ये सभी पार्टियां ना अपने अपने हित देख रही है कि भाई अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा राज नहीं चलेगा, तो मैं राज करूँगा कैसे। तो पहले या तो चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट को इस पर खुद संज्ञान लेना चाहिए कि भाई जो वादा कर रहा है वो पैसा कहाँ से देगा, वो आखिर वो कहाँ से लाएगा, कुछ एस्टिमेट बताओ। कुछ भी वादा कर दिए, उस तरह बीजेपी कर रही है, पहले अरविंद केजरीवाल शुरू किए, फिर इसके बाद कांग्रेस शुरू की, इसके बाद बीजेपी वाले भी देना शुरू कर दिए। अगर वो नहीं देंगे तो उनका राज नहीं मिलेगा, उनको राज नहीं मिला तो राज करेंगे कैसे वो? हाँ, मजबूरी है कि भाई मैं भी दूंगा, तुम दे रहे हो तो मैं भी दे रहा हूँ। हाँ, कुछ काम करके दिखाती है। हम लोग भी सोचते हैं कि विपक्ष को आना चाहिए, मजबूत विपक्ष की बहुत जरूरी है सर, लेकिन मुस्लिम चाहे और समाज की यहाँ पर चर्चाएं चलती है कि एक मजबूत विपक्ष के लिए सबसे पहले कांग्रेस की एक एडवाइजर जो है, जो भी एडवाइस देने वाला है, वो सबसे भ्रष्ट आदमी है या तुम बिल्कुल दम जाहिल समझ लो उसको, माने जाहिल ही समझ लो आप उनको। जो भी एडवाइस दे रहा है वो जाहिल आदमी है जो एडवाइस दे रहा है राहुल गांधी को। उनको पहले हटाएं, इसके बाद अच्छे कम से कम एडवाइजर को लेके आए, तब आगे चल के एक हम लोग भी इच्छा है कि एक एडवाइजर होना चाहिए कम से कम। प्रशांत किशोर तो आए थे, लेकिन प्रशांत किशोर को मौका नहीं मिला। किशोर को मौका दिए नहीं वो लोग, प्रशांत किशोर को मौका देंगे तो बहुत अच्छा था। वो तो बोला है कि भाई राहुल गांधी को बार बार लॉन्च कर, तो खुद पार्टी बना लिया प्रशांत किशोर ने। क्या करेगा अगला को भी जाना है ना। प्रशांत किशोर ही नहीं भैया, दूसरा कोई भी तो और भी तो एडवाइजर ले सकता है कोई भी। कांग्रेस के अभी जो एडवाइजर है उसको हटाना होगा। हम लोग भी कांग्रेस के देते हैं, सभी को चाहते हैं कि चलिए तमाम बातें हो गई, आप ये बताओ कि आपका विकास कैसे हुआ? आप सोचता हूँ भैया
नहीं आपका नौकरी के चक्कर में रहता तो नहीं होता। मैं सोचता कि भाई मेरे को परिवार पालना है तो मुझे नौकरी से नहीं, नौकरी तो देखिए आप जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है, क्या जितनी भी जो नेता पार्टियां हैं क्या अपना अपना सरकार में सबको नौकरी दे रही है, पैसा दे रही, जो जितने उन्होंने वादा किया वो दिए, कोई नहीं दे रहा। हम कांग्रेस पे लांछन लगाएंगे, हम बीजेपी पे लांछन लगाएंगे। पहले आपकी जो राज है उस राज में जो आपने वादा किया उस राज को पहले पूर्ति करो, तब दूसरे लोगों को जाकर बता सकते हो, हाँ भैया देख मैं अपने राज में ये करके दिखाया हूँ, आपको भी करना होगा। पहले ये तो करे। सब वादे करते हैं लेकिन करते नहीं, खाली दूसरे पर उंगली उठाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र शाह नाम हुआ, विंध्या चाय सेंटर है मेरा। यहाँ पे सभी लोग आते हैं, यहाँ पर चाय पीते हैं। वीरेंद्र जी के हौसले काफी बुलंद है, चाय बेचते हैं लेकिन इनकी सोच बहुत ही विकसित है। बहरहाल कुछ और लोग भी हैं, काफी गंभीरता से इस मुद्दे को सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी की गारंटी और कांग्रेस के न्याय की बात हो रही है। हाँ, कौन भारी है? हम बीजेपी भारी है, कहाँ से कांग्रेस आई? बोलेंगे कि सब बीजेपी कार्यकर्ता है। आप तो हाँ, कार्यकर्ता नहीं है? मैं बचपन से कार्य करता हूँ उसका। अच्छा, बीजेपी के सदस्यता लिया आपने? हाँ, सब लिए हुए। अच्छा, चलिए, तो आप तो बीजेपी का करते हो, तो बीजेपी की कौन सी स्कीम आपको अच्छी लगती है? क्या चीज सर? बीजेपी की कौन सी स्कीम आपको अच्छी लगती है? बीजेपी का सबसे ये है कि कम इस देश में पहले से शांति तो बना के रखा, अन्य कहीं पर देश में दंगे हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। ये कांग्रेसी लोग जो यहाँ वहाँ बाल करते हैं, उससे जो दंगे भड़क रहे हैं उससे लोग भड़क रहे हैं। वो पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए, ममता बनर्जी का आरोप लगता रहा है कि हर धार्मिक अनुष्ठान के मौके पे दंगे हो जाते हैं। इस बार नहीं हुआ रामनवमी पे, लेकिन तो इसीलिए उसको तो रो रही है। हर चुनाव में, पिछले चुनाव में पैर तोड़वाई थी, अब इस चुनाव में अपना हाथ तोड़वा के दिखा रही है कि मैं ऐसा करूं। चलिए, शांति तो रहनी चाहिए। हमारा तो सवाल ही है, इतना सारा जो भी राजनीतिक पार्टी है वो फ्री में जो चीजें दे रही है वो कहाँ से दे रही है? अगर देश के लिए कुछ करना है तो लॉ एंड ऑर्डर को और जो ट्रैफिक नियम है वो सब चीजों को दुरुस्त क्यों नहीं करती है? फ्री में बांटती जरूर है लेकिन हमसे ही तो लेती है वो टैक्स के रूप में, और हर चीजों का रेट बढ़ा के ले रही है। पहले तो हर चीजों का रेट भी कम था, अब तो हर चीजों का रेट बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन। ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, महंगाई का मुद्दा आपने उठाया। फ्री में देती है और रोजगार तो वो देती ही नहीं है किसी को। रोजगार, इतनी ज्यादा बेरोजगारी पड़ी हुई है, फ्री में देने के चक्कर में कल के डेट में जो 100 रुपए में लेबर हमको मिलता था, आज के डेट में 300-400 रुपए में मिलता है, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहते। पूरे देश को पंगु बनाते जा रहे हैं, कमजोर करते जा रहे हैं, युवा वर्ग को कमजोर। आज के डेट में कोई आदमी काम नहीं करना चाहता, कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। कैसे देश का विकास होगा? फ्री में देने के बजाय रोजगार दे, खाना ही दे, दाल भात सेंटर चलाए जो भूखा है उसके लिए, तो वो चीजें समझ आती है। फ्री में ही बांटे जा रही है, आम आदमी के ऊपर ही पूरा बोझ डाल रही है। चलिए, एक नया मुद्दा अक्सर छिड़ता है, रेवड़ी कल्चर। ये रेवड़ी कल्चर समाप्त होनी चाहिए। सबसे पहले तो सबको मेरा प्रणाम। मैं द्वारका प्रसाद देवांगन, भाटा गांव का निवासी हूँ। हाँ, ये तो अभी हमारे जो अभी लोकसभा चुनाव में तो हमने तो हमारी पार्टी 11 की 11 सीट आने का है। हाँ, और दूसरी है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। किसी के ऊपर आरोप के ऊपर आरोप लगाते जा रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, बस वही है। और दूसरी बात क्या, ये जो भाजपा वाले जो है 35 किलो चावल देके सबको एक अलाल बना रहे हैं। ये बंद कर दे तो मजदूर भी मिलेंगे और काम में अपना सब ये रहेंगे तुम। हाँ, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, 75 साल से जो रेवड़ी बढ़ रही थी उसकी मजबूरी कारण हर पार्टी को करना पड़ गया था, जो कि गलत है। ये गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए कायदे से। लॉ एंड ऑर्डर हो गया और सबका विकास हो। अब मोदी जी ने ऐसा काम किया कि वर्ल्ड में उसको मानने लग गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो दुनिया के लीडर उनके पीछे घूमने लगे। आगे क्या, हमारे देश के नेता लोग वर्ल्ड लीडर के पीछे घूमते थे, मगर ये चीज जो बीजेपी शासन काल में, ये मोदी जी के शासन काल में ये चीज नहीं है। चलिए, मैं आप लोगों से
एक सवाल ये लेना चाहूँ जो बोलना चाहेगा कि आपकी राजनीति जात पात से ऊपर उठ पाई है या नहीं, समाज को बांटने वाली जो राजनीति रहती है उससे कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्योंकि टिकट बंटवारे में जात पात को देखा जाता है। हर पार्टियां पूरे समाज को बांट रही है। हर आदमी समाज को देखकर, हर पार्टी समाज को देखकर टिकट दे रही है। इसलिए ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो समाज, हर समाज में पकड़ रखता हो और देश के प्रति सोचता हो और गरीबों के प्रति सोचता हो। आज के पार्टियां समाज के आधार पर टिकट दे देती है और उसके बाद वो अपने सामाजिक राजनीति करते हैं। इसलिए दोनों पार्टियां समाज को बांटती हैं। समाज को बांटकर टिकट नहीं देना चाहिए, लोगों के कर्म के आधार पर टिकट देना चाहिए। अंग्रेज भी थे तो अंग्रेज ये करते फूट डालो राज करो, ये कब खत्म हो पाएगा इस तरह की? नहीं, इसमें योग्यता के आधार पर टिकट देना चाहिए। जैसे इसमें अभी एक मुद्दा आया है जाति जनगणना। ये जाति जनगणना होने के बाद तो देश में और माहौल ठीक नहीं रहेगा। राहुल गांधी सही नहीं कर रहे, सही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। और आदमी के योग्यता के आधार पर टिकट देना चाहिए। ये जाति जनगणना को बांटने से देश पूरा बढ़ जाएगा, ये हमारा कहना है। चलिए, जाति जनगणना की बात उठ के सामने आ रही है। जाति जनगणना से क्या देश बढ़ जाएगा? लेकिन पार्टियां तो जाति के आधार पर टिकट देती है। नहीं, जाति ऐसा कोई महत्व नहीं रहता। जाति महत्व रखते ना तो मोदी जीतता नहीं। हर बार जाति उतना महत्व नहीं रहता। कहीं पर भी जाति को लेकर के करो तो उचित नहीं है। जाति महत्व नहीं रहता। ये तो आम जनता अपना सोच की विचार से वो अच्छाई देख के चुनाव जीताते हैं। लेकिन आप विधानसभा चुनाव देखिए कि उसमें साहू वोट बैंक ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। साहू वोट बैंक ने विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई थी। जी हाँ, साहू का अच्छा है। हमारे छत्तीसगढ़ में 33% करीब वो रखते हैं। तो जैसे एक पक्ष 33% ST SC करते हैं, तो वैसी ना आदिवासी है हमारा, तो वैसी ना साहू का भी यहाँ पर बहुत दबदबा है। बीजेपी पे आरोप लगता है कि बिरनपुर हादसे के बाद में साहू वोट बैंक का ध्रुवीकरण किया बीजेपी ने यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं। शुरू से साहू समाज ना बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं और ऐसा उसके वैसा कुछ नहीं है। हाँ। ये जात पात की राजनीति क्या लगता है कब खत्म हो पाएगी देश में? जात पात की राजनीति तो खत्म हो नहीं पाएगी, लेकिन जो मुझे लगता है कि भारत और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में एक अवैध किला की तरह माहौल बना हुआ है। और कांग्रेस ने जो 1 लाख रुपए का फॉर्मूला लाया है वो बीजेपी के 15 लाख और अभी के 1000 रुपये पर महीने के हिसाब से लाया है। और वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि ये 1 लाख का फॉर्मूला कहीं 15 लाख और 1000 के समान कहीं भेद में मत हो जाए। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस ने दिग्गजों को उतार दिया है। भूपेश बघेल राजनांदगांव से, शिव डेहरिया जांजगीर से, कबासी लखमा बस्तर से, इतने दिग्गज नेता हैं। अब दिग्गज नेता को उतारने का कारण ये होगा ऊपर वालों का कि कुछ ऐसा फेमस चेहरा दिया जाए, क्योंकि माहौल इतना बना हुआ है बीजेपी के पक्ष में कि ऐसे चेहरे उतारा जाए कि लोग को वो चेहरा पहले से ही पता रहे, तो लोगों को ये मतलब है कि कोई नया आदमी उतरा है और पावरफुल लोगों को इसी कारण उतारा गया है क्योंकि चुनाव में पैसे भी बहुत लगते हैं, तो ऐसे लोगों को उतारा गया है जिनके पास धन संपदा भी पर्याप्त है। चुनाव के पैसे की बात आपने की और इसी पैसे को लेकर बीजेपी ने काफी गंभीरता से सोचा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात उन्होंने रखी है अपने घोषणा पत्र में। इससे बदलाव होगा 2029 में, जहां एक तरफ महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप? क्या बदलाव लाना चाहते हैं? हम तो बदलाव यही चाहते हैं कि जिसने भगवान राम को लाया है उसी को हम लाएंगे। अच्छा, एक देश एक चुनाव के फॉर्मूले को आप किस तरह से देखते हैं? किस फॉर्मूले बोल रहे हैं? एक देश में एक चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होने एक साथ होने में अच्छा भी है क्योंकि खर्च बचेगा, है ना, महंगाई उससे कम होगा। अलग अलग चुनाव करेगा तो अलग अलग महंगाई तो लगेगा ही। और आपको कौन सी बात इस बार अच्छी लग रही है चुनाव में? राम मंदिर ही है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, सूर्य तिलक हो गया, मोदी जी लाइव देखते नजर आए। मुस्लिम लोग का जो 3 तलाक है, जब चाहे जब शादी कर ले, ये तो कम से कम हुआ है, अच्छा ही किया है वो। चलिए, इसका तो कश्मीर का मुद्दा है, वो भी अच्छा किया है। खराब काम कौन सा है? अच्छा काम है। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनने लायक तो है ही नहीं है, क्योंकि वो एक कॉमेडी है। अच्छा,
लोग सोचते हैं कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उसको आगे लाने नहीं देता। केवल गांधी परिवार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोचते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है और जिंदगी में कभी गांधी परिवार बन ही नहीं सकता। और अगर मान ले जाए जो इंसान बनाना चाहते हैं गांधी परिवार को, सबसे बड़ा मूर्खता है वो। देश के अंदर में और कोई जनता नहीं है गांधी परिवार के सिवाय। आप लोग केवल जो कांग्रेस वाले जो हैं केवल गांधी 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 करके पागल हो गए हैं। ये लोग कभी नहीं आएगा, इसका हो गया पतन, पूरा खत्म हो गया है रोल। नहीं, परिवारवाद की जब आप बात करते हैं, परिवारवाद का तो आरोप है बीजेपी में भी लगता है। कई परिवार के नेता आगे चल के उन्हीं के बेटा या पोता चुनाव लड़ते नजर आते हैं। बात ये है, अभी हमारे प्रधानमंत्री भावी ही है और उसी को हम लाना चाहते हैं। उसका बेटा तो खड़ा नहीं हुआ है, न बहू नहीं है, न कोई नहीं है उसका परिवार का। बाकी और नेताओं पे आरोप लगते हैं। बाकी नेता को हमारे देश में कर्णधार तो अभी वही है ना, उसी को देखेंगे, मुखिया को देखेंगे ना। बाकी को तो छोड़ो, आप क्या कर रहे हैं, आपके पिताजी कर रहे हैं, आपके पिताजी के ऊपर उंगली उठेगा, आपके ऊपर नहीं उठेगा। ए उसका लड़का है करके बोलेगा, आपको बोलेगा क्या? आपको कोई नहीं बोलेगा। चलिए, तो ये आपके अंतर्मन की बात है। परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रकाश जी। यकीनन देखिए क्या हुआ है कि ये लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, और हर व्यक्ति को एक राइट है कि वो उस पद पे पहुंचे। और क्या होता है, किसी एक ही व्यक्ति का महिमा मंडन करते करते इतना ये एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाता है कि उसके लिए पार्टी को भी सूली पे चढ़ा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। सभी का अधिकार है, सभी को मौका मिलना चाहिए। और जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक, जैसे इस प्रकार अभी पिछले 6 महीने में जो हमने देखा कि नए नए लोगों को मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पे विराजमान कराया गया है, तो ये एक नई राजनीति है। और ये जो राजनीति है, ये राजनीति आगे चल के एक युवाओं के लिए और पॉलिटिक्स में न्यू कमर्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि भाई एक बार का विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये एग्जाम्पल एक अच्छा सेट किया गया है। तो परिवारवाद कभी नहीं होना चाहिए। योग्यता के अनुसार, योग्यता के आधार पर ही सब कुछ मिलना चाहिए। आरक्षण जैसी चीजों को और जो फ्री में जो हम रेवड़ी बांट रहे हैं, वो कल्चर बंद करके आत्मनिर्भर कैसे बने, आपकी आय कैसे बढ़े। देखिए, आय जब बढ़ेगी तो महंगाई की मार नहीं सहेगा एक आम आदमी। इस समय महंगाई तो है देश में, महंगाई देखिए, महंगाई तो रहेगी, क्योंकि लेकिन आप ये देखेंगे कि महंगाई की के अनुपात में आपकी आय की सोर्स भी बढ़ती है। आज हर व्यक्ति ने अपने आप को अपग्रेड किया है। पहले छोटे फोन यूज करता था, आज 25-25 हजार के 50-50 हजार 1.5-2 लाख के फोन लोन लेते, भले ही लोन लेके, लेकिन वो हिम्मत तो कर रहा है, वो लोन मिल रहा है तो लोन के लिए एलिजिबल तो है। आज देखिए, पहले जो 4 व्हीलर्स की संख्या थी और आज जो 4 व्हीलर्स की संख्या है, भले ही पहले की फ्यूल, इसको विकास का पैमाना समझा जा सकता है। बिल्कुल, ये विकास का पैमाना है। आदमी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, यही विकास है। विकास का फॉर्मूला यही है, आप अपने आप को अपग्रेड है। कि यहाँ पे भी चाय की दुकान में दिखा, स्पेशल चाय 7 रुपए की है और बाकी नॉर्मल चाय कितने पीते आप? यही सर, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, महंगाई। पहले क्या है, लोगों के पास 1 रुपए में चाय मिलती थी। 1 रुपए में चाय मिलती थी, उस समय उसको 3000 या 3500 रुपए कमाता था। अभी 7 रुपए चाय है, उस हिसाब से वो 10,000 से ज्यादा नहीं कमा रहा है। और 7 रुपए चाय की रेट बढ़ गई है और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और लोग आम इंसान को कुछ नहीं समझते। जिसका इनकम ज्यादा है भैया, उनका इनकम टैक्स 5 लाख हो गया है, 5 लाख से कम ज्यादा का। अब आम इंसान को महंगाई इसलिए बढ़ रहा है कि जैसे क्या बोलते हैं, वो जो मनरेगा में पहले देते थे 300 रुपए, आज से 10 साल पहले 300 रुपए देते हैं, अभी भी 300 रुपए है। तो वो क्या करेगा? उसके लिए क्या फायदा है? उसके लिए अभी भी वो क्या खरीद पाएगा उसके लिए? यदि एक जने, अभी 2 भाई हैं, एक भाई का नौकरी नहीं है, एक भाई नौकरी है टीचरशिप में, उसको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलता है। वही केला यदि वो लेगा, केला 1 दर्जन, तो वो क्या बोलेगा? वो कोई महंगाई नहीं देखेगा। और जो 10,000 रुपए कमा रहा है वो तो 10 बार सोचेगा ना। इसलिए आम इंसान को कोई नहीं देखता और 5 किलो अनाज में उनको। चलिए, एक चर्चा यहाँ पे काफी गर्माहट के साथ चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही थी आप लोगों के बीच में? तो आप जो रखना चाहे, 3 लोगों के बीच में चर्चा हो रही थी। वो अपने आप से चर्चा थी। पहले ऐसा लगता था कि पहले बहुत ज्यादा महंगाई था, आज उतना महंगाई नहीं है।
क्योंकि ना पहले एक तो रेडियो लेने के लिए आदमी तरसता था, साइकिल भी नहीं रहता था। आज हर घर में ना एक मोटरसाइकिल है और टीवी है और फ्रिज है, ऐसे जितनी जो दैनिक भोग का सामान है, सब अवेलेबल है, सब घर में। पैसा भी बढ़ा, महंगाई के हिसाब से पैसा भी बढ़ा है भैया। पहले साइकिल आती थी 700 की खरीदते थे, 3 महीना की किस्त में लेते थे। अब आज मतलब इनकम ये हो गई है कि मोटरसाइकिल आदमी है कि 1 महीने के कमाई में ले सकता है नगद। तो महंगाई को लेकर अलग अलग व्याख्या है जी। एक दो सवाल ये रहेगा आपसे कि महंगाई, नौकरी, बेरोजगारी की बहुत बात होती है, सरकारें बहुत से वादे करती है। रोजगार को लेकर सरकारी नौकरी के तौर पर देखा जाता है कि सरकारी नौकरी है तो रोजगार है। नहीं, सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है, केवल सरकारी नौकरी थोड़ी है। आम जनमानस के में जहन में वो गलत सोचते हैं सोचने वाले। अरे भैया, इतने रोजगार उत्पन्न हो रहा है, इतने बड़े बड़े लग रहे हैं संस्थान जो है, उससे नहीं हो रही क्या बेरोजगार? क्या नौकरी सिर्फ मिल जाएगी तो बेरोजगार होगी? अरे मोदी जी तो बोलते हैं ना कि वैसे करिए कि आप रोजगार दीजिए दूसरों को, आप ऐसा बनिए और दूसरों को रोजगार दीजिए। तो ये होना ये चाहिए। उसे अभी कोई बेरोजगारी के वैसे वो मामला नहीं है। वो तो बेरोजगारी तो कब से उठा रहे हैं, हुई क्या खत्म आज तक बताइए? नहीं हुई ना। चलिए, इस चुनाव में आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? इसमें कोई खास मुद्दा नहीं है। इसमें जो है, जो मोदी जी विकास कर रहे हैं और बस ऐसे ही चलता रहे, बढ़िया देश सुरक्षित रहे, और क्या चाहिए? देश सुरक्षित, हम सुरक्षित, देश सुरक्षित रहे, विकास होता रहे, ये कहना है सभी का। और चाय पे चर्चा के दौरान हमने काफी राजनीतिक यहाँ पे चर्चाएं की। चाय की चुस्की के साथ लोग राजनीति की चुस्की भी लेते नजर आए और प्रकाश पूज पांडे जी ने एक अच्छा ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे इस टपरी पे चर्चा की और सभी से हमने समझा कि लोगों के जनमानस में क्या है। भले ही कुछ इसमें कार्यकर्ता भी थे बीजेपी के, कई मतदाता भी थे, कई आरोप प्रत्यारोप का दौर भी रहा, लेकिन इसमें कुल मिला के ये दिखा कि जो जनमानस के बीच में कौन से मुद्दे काफी प्रमुखता से उठते नजर आ रहे हैं। तो चाय पे चर्चा में बस इतना ही। कैमरामैन राहुल के साथ आर के गांधी, साधना न्यूज, रायपुर।